बायोलॉजी। बायोलॉजी में स्टार्ट करते हैं कि जूलॉजी से स्टार्ट करेंगे और शुरुआती शुरुआती दौर पे बात करेंगे कि जो बेसिक फॉर्मेशन ऑफ लाइफ है, चाहे वो ह्यूमन का हो, चाहे वो जीव का हो या जंतु का हो, जीव जंतु का हो या पादप का हो। तो ये सारा जो है इसकी जो बेसिक बुनियाद होती है, आज हम उससे चर्चा करेंगे कि उसकी खोज कैसे हुई और उस पे किस किस साइंटिस्ट ने काम किया और कितनी डेवलपमेंट हुई है अब तक और उसका हमारी लाइफ में इफेक्ट क्या हुआ है। तो इन सब की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। बायो, दोस्तों इस शब्द का मतलब बता देते हैं। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसका मतलब ये हुआ, ये शब्द का अर्थ है, जो बायोलॉजी वर्ड है उसका अर्थ है स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ सबसे पहले इस सेक्टर में काम किया अरस्तु। आपने सुना होगा ग्रीस फिलोसफर का नाम, जिसका नाम है अरिस्टोटल, रियल नेम है उनका, लेकिन उसका हिंदी वर्जन है अरस्तु। अरस्तु के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन सबसे जो अभी अपने टॉपिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है वो ये है कि बायोलॉजी पे जो क्रमबद्ध ज्ञान का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये अरस्तु के टाइम पे शुरू हुआ। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को ही माना जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को माना जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट कि इसका अर्थ क्या होता है बायोलॉजी का। तो स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। अब इसको, इसके सेक्शन में हम देखते हैं। इसको शाखा के रूप में स्टडी के लिहाज से हमने इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा जूलॉजी और एक होगा हमारा बॉटनी। यानी एक हो गया जंतु विज्ञान, जूलॉजी एंड बॉटनी। दोस्तों जो हमारा बायोलॉजी है, इसको उसको दो शाखाओं में हम बांट के अध्ययन करते हैं। अभी हम बॉटनी के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे जूलॉजी के बारे में। जूलॉजी और बॉटनी, एक तरह से अगर बात करते हैं तो जीव विज्ञान के पिता जिस तरह से अरस्तु को माना जाता है, उसी तरह से जूलॉजी के फादर भी अरस्तु ही माने जाते हैं। तो इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब बात करते हैं जूलॉजी पे। इसमें जो हमारी
इस पे सबसे बेसिक जो कार्यात्मक इकाई होती है जो हमारे ह्यूमन की भी और जीव अथवा जंतु दोनों की, वो होती है सेल। और सेल के बारे में सबसे पहले जो बताया था हमें वो थे एक साइंटिस्ट जिनको सेल सेल को कहते हैं कोशिका, हिंदी में कहते हैं कोशिका। तो सेल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। सेल जो होती है वो सबसे छोटी यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसमें लाइफ होती है। तो इस तरह से जो हमारा, अगर किसी कोई आपसे पूछे कि ह्यूमन जो ह्यूमन बॉडी है या जो जीवित हैं, जीव हैं, जंतु हैं, उनकी सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है, सबसे छोटा अंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सबसे छोटा कार्यात्मक इकाई जिसमें जो है श्वसन भी होता है, सारी चीजें, बाकी सारी चीजें होती हैं, जो जीवित है, सबसे स्मॉल कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो उसको हम कहेंगे सेल। तो आप देख सकते हैं बायोलॉजी से हम शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, उसमें हम जो इसके पिता अरस्तु को माना जाता है, मैंने आपको बता दिया, अरिस्टोटल जिनका नाम है। उसके बाद इनको दो शाखाओं में बांटकर इनका अध्ययन किया जाता है। पहला होता है जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के पिता भी अरस्तु को ही माना गया है। उसके बाद हम पॉइंट पे आते हैं एक सेल। तो सेल जो कि बेसिक फंक्शनल यूनिट है, यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी किसी भी जीव अथवा जंतु में और पादप में भी जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका, उसको कहते हैं सेल। अब सेल की खोज कहाँ से हुई? सेल की खोज हुई कि 1665 ईस्वी में। नाम था वैज्ञानिक का रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। ये ये ऐसे ही एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल की खोज किसने की। और अभी तक ये कभी कई बार जो है अभी भी क्वेश्चन में आ जाता है कि सेल की खोज किसने की और कब हुई। तो सबसे पहले आपको बता दें, सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और ये जो बॉटल आती है, शैंपेन की जो बोतल होती है, उसका ढक्कन होता है कॉर्क का बना हुआ, लकड़ी के कॉर्क का बना हुआ ढक्कन होता है। उस ढक्कन पे जब इन्होंने थोड़ा रिसर्च किया, क्योंकि आपको लगेगा कि माइक्रोस्कोप तो उस समय था नहीं, तो उन्होंने रिसर्च कैसे किया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इन्होंने खुद का एक स्कोप बनाया हुआ था, शीशे को पीस के एक करके एक इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, जिससे रिसर्च जो इनके रिसर्च में काम आता था। इन्होंने जब उस कार कार को, लकड़ी का जो जो बोतल ढक्कन बंद करने के लिए एक टाइट लकड़ी होती है, उस लकड़ी के टुकड़े को जब इन्होंने अपनी लैब में रिसर्च करी, तो इन्होंने पाया कि छोटे छोटे जो जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, छोटे छोटे वॉल के रूप में घिरे होते हैं, उसी तरह से इन्होंने पाया कि कोई एक संरचना है, जैसे इस तरह से बेंजीन टाइप की संरचना, इस टाइप की संरचना इन्होंने इनको दिखी वहां पे। तो इस टाइप की, और इसमें छोटे छोटे इनको इनको छोटे छोटे कमरे नजर आए वहां पे, डॉट 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 इनको नजर आया, मतलब वो छोटा छोटा इनको होल नजर आया। ये कॉर्क की बात हो रही है। जब इन्होंने कॉर्क पे देखा, कॉर्क पे रिसर्च करी, देखा कि उसमें तो ये कॉर्क इनको छोटे छोटे टुकड़े नजर आए। तो इन्होंने एक तरह से कोशिका की खोज इनको लकड़ी के टुकड़े में हुई, लकड़ी के टुकड़े से इन्होंने उस कोशिका की खोज की। लेकिन इत्तेफाक से ये मृत कोशिका की खोज हुई। मृत कोशिका, डेड सेल। मैं आपको बता दूं, सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका, मृत कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक जी के द्वारा। इसीलिए रॉबर्ट हुक को, और हाँ, जो बायोलॉजिकल नेम है ये सेल, इसको जो है लैटिन भाषा में साइटो बोलते हैं। तो इसके अध्ययन को, यानी कोशिका के अध्ययन को, अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्योंकि पहली बार खोज कोशिका की, डेड डेड कोशिका थी भले ही, लेकिन कोशिका की सेल की खोज सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। इसलिए साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी माना जाता है रॉबर्ट हुक को। यानी कोशिका विज्ञान का जो पिता माना जाता है वो रॉबर्ट हुक को माना जाता है। एक बार फिर से बता दूं, बायोलॉजी के पिता अरस्तु, उन्होंने, और बायोलॉजी का अध्ययन दो शाखाओं में किया जाता है। बायो का मतलब होता है जीवन, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। बायो का मतलब लाइफ हुआ, लॉजी का मतलब स्टडी हुआ, स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी हुआ। इसको दो शाखा में बांट के हम अध्ययन करते हैं, पहला जूलॉजी, दूसरा है बॉटनी। जूलॉजी के भी पिता अरस्तु ही माने जाते हैं। और उसके बाद जो बेसिक कार्यात्मक फंक्शनल यूनिट होती है ह्यूमन लाइफ की, वो हमारी होती है सेल। सेल के ऊपर सबसे पहले खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और उन्होंने जो सेल की खोज की थी वो मृत सेल थी इत्तेफाक से। और उस मृत खोज, उस सेल की शुरुआत करने के कारण इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी माना जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ
साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक, इसको समझ सकते हैं। अब बट ये डेड सेल थी, आपको ये याद रखना होगा। इसके बाद बात आती है हॉक। एक वैज्ञानिक हुए हॉक। उन्होंने क्या किया कि वो अपने गार्डन में पौधों को सींच रहे थे। पौधों की देख रेख करते टाइम उनके नेल में, नाखून में कुछ मिट्टी आ गई। तो उन्होंने इस, जो कि साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने उस मिट्टी को, कुछ उनको अजीब लगा, तो उन्होंने इस मिट्टी को जो है अपने लैब में ले जाके चेक किया। तो उन्होंने कुछ हिलती डुलती संरचनाएं देखी। जब प्रयोगशाला में आपको तो उसमें जब प्रयोगशाला में उन्होंने नाखून को, अपने मिट्टी, नाखून की मिट्टी को चेक किया बारीकी से, तो उसमें कुछ हिलती डुलती संरचनाएं दिखी। उस हिलती डुलती संरचनाओं में अ, उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसका नाम उन्होंने दिया बैक्टीरिया। यानी कि उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की। कैसे, आपको बताते हैं। इनका नाम था, इसको हम मिटा देते हैं पहले। इनका नाम था एवी एवी हॉक। इन्होंने जीवित कोश का, एक तरह से सेल की खोज की। सेल जो कि लिविंग सेल, यानी कि जीवित कोशिका की, लिविंग सेल की शुरुआत हुई। तो एबी हॉक सर ने ये लिविंग सेल की शुरुआत की। और आपको बता चुके हैं डेड सेल की शुरुआत रॉबर्ट हुक के टाइम पे हुई। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहा जाता है। इसके साथ साथ स्पर्म सेल अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बता दे रहे हैं, स्पर्म सेल, आरबीसी, प्रोटोजोआ, इसकी भी खोज सर एवी हॉक ने की थी। स्पर्म सेल, आरबीसी और प्रोटोजोआ की खोज भी एवी हॉक ने की थी। अभी इतना जान लेते हैं, उसके बाद में आगे देखते हैं इसका डिस्कशन। अब बात करते हैं कोशिका विभाजन की, या इसका जो थियरी है, सेल थियरी। सेल थियरी आई इसके थोड़े बाद में। ये जो दोनों साइंटिस्ट ने नाम दे दिया, दूसरे साइंटिस्ट, ये जो अभी हमने एलेवियन हॉक, एवी हॉक के बारे में जिनका नाम लिया मैंने, एवी हॉक सर ने इसमें, इसके सेक्टर में बहुत काम किया, सेल के सेक्टर में काफ़ी काम किया। इन्होंने ये भी बताया कि जो लिविंग सेल के बारे में, यानी एक तरह से बैक्टीरिया की खोज इन्होंने की। लिविंग सेल जो खोजा था इन्होंने, उसको नाम दिया गया था बैक्टीरिया। तो सेल के बारे में सेल थ्योरी भी आई। सेल थ्योरी जो वैज्ञानिक थे, वो दो लोग थे। एक थे स्लाइडर एंड सॉन करके थे। इन लोगों ने सेल थ्योरी दी। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत ये दिया कि ये जो हमारे सेल हैं, ये पुराने सेल से टूट के ही नए सेल बनते हैं। और इसका नाम है कोशिका विभाजन। तो अब आगे देखते हैं कि कोशिका विभाजन कैसे और उसमें क्या क्या पाया जाता है। एक साइंटिस्ट का नाम लिख दे रहे हैं, स्लाइडन एंड स्वान। ये दो लोग थे, थियोडर साइडन एंड स्वान। इन लोगों ने थियरी सिद्धांत की व्याख्या की। और इन्होंने बताया कि ये जो सेल होते हैं, इन्हीं से, पुराने सेल से नए सेल, सेल का विभाजन होता है। यहाँ पे एक सेल से दूसरे सेल के बनने की प्रक्रिया को डिवीजन ऑफ सेल कहते हैं, अथवा सेल का विभाजन कह देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सेल का विभाजन होता है और एक सेल
टूट के छोटे छोटे सेल्स में या कई सेल्स में डिवाइड हो जाता है। अब सेल विभाजन में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि सेल जो है हमारा, एक सेल टूट के कई छोटे छोटे सेल बना देता है। तो जैसे हम इस चीज को समझें, ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी की हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की जो संरचना है उस पर हम समझते हैं, और हम कंपेयर करते हैं। जैसे हम जो लड्डू खाते हैं, बोदी बोदी की लड्डू खाते हैं, तो बूंद बूंद छोटी छोटी बूंद मिला के एक एक संरचना बना देती है, लड्डू बन जाता है। उसी तरह जो ह्यूमन की बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। जो हमारे हर एक अंग है, जैसे जब बच्चा छोटा सा पेट में जाता है तो एक जाइगोट जो होता है, युग्मनज जिसको हिंदी में कहते हैं, वो जाइगोट एक सेल होता है। धीरे धीरे उस सेल में विकास होता है और वो सेल अपनी जैसे कई सेल बनाता जाता है। तो उस तरह से जब कई सेल बनाता है तो कहीं ना कहीं एक जाइगोट जो है बच्चे के रूप में तब्दील होता होता पहले उसकी बॉडी आती है, फिर उसके नाक कान आंख मुंह, यानी हर सेल अपने टाइप का सेल बना के और एक तरह से बेबी की लाइफ को शेप दे देता है। यानी कि एक सेल से ही मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है, आप जैसा कि समझ सकते हैं। और हर एक सेल, जो मनुष्य की बॉडी का हर एक सेल है, उस सेल से हम कैसे डीएनए उसका जान सकते हैं, उसकी गुणसूत्र जान सकते हैं, उसके हर चीज के बारे में पूरी कुंडली का हम पता लगा सकते हैं उसके एक माइन्यूट से सेल से, जिसे जो खुली आंख से हम देख भी नहीं सकते, इतना छोटा सेल, और उससे हम मनुष्य की पूरी कुंडली का पता लगा सकते हैं। और इस बारे में बहुत डीप में बात करेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया सेल थ्योरी स्लाइडन एंड सॉन ने दी, और एक बड़ी सेल से छोटे छोटे सेल में विभक्त होना। और फिर जैसे जिस प्रकार से हम घर बनाते हैं, सबसे पहले ईंट, उसी तरह से हम कोशिका, सेल मतलब कोशिका, उसी से हम सेल की कंपेयर करते हैं ताकि समझ में ये चीजें आसानी से आए। सबसे पहले कोशिका, उसके बाद हम जब ईंट, कई सारी ईंट तो हम रखते हैं तो ये बन जाती है दीवार। तो जब सेम तरह के सेल, जैसे आंख है, आंखों की तरह का सेल, मुंह है, मुंह की तरह का सेल, हाथ है, हाथ की तरह का सेल, सेम तरह की सेल आपस में मिलते हैं तो बनता है ऊतक अथवा टिश्यू। इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं, हिंदी में ऊतक बोलते हैं। ऊतक, ऊतक बोलते हैं। फिर दीवार बना, फिर उसके बाद जब हम थोड़ा और मेहनत करते हैं तो कमरा बन जाता है, कमरा बनता है। ईंट से दीवार बनता है, दीवार में और जोड़ देते हैं तो कमरा बन जाता है। उसी तरह सेल, बहुत सारे सेल, लाखों करोड़ों सेल मिल जाते हैं जब, तो एक सेल है यहाँ पे, ये बहुत सारे करोड़ों लाखों मिल जाते हैं तो टिश्यू बन जाता है, ऊतक बन जाता है। उसके बाद जब और बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में, तो फिर हमारा क्या बन जाता है, एक अंग बन जाता है, ऑर्गन। ऑर्गन मीन्स अंग, एक ऑर्गन बन जाता है, अंग। और फिर जब कई सारे कमरे मिलके तैयार हो जाते हैं तो हमारा घर बन जाता है, अथवा मकान बन जाता है। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी बन जाती है, यानी कि मानव शरीर बन जाता है, मानव या कोई भी जीवित शरीर बन जाता है, मानव शरीर। तो आप इस एग्जांपल से इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ईंट है, एक टुकड़ा है, उससे जोड़े तो हम दीवार बना। उसी तरह सेल जो है, माइन्यूट से सेल होते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते, बैक्टीरिया के आकार के भी हो सकते हैं, खुली आंख से हम जैसे देख भी नहीं सकते। वो सेल जब ग्रुप में होता है तो वो टिश्यू बन जाता है, टिश्यू मतलब ऊतक कहते हैं। ऊतक जब अपने ही टाइप के ऊतक जब जुड़ते रहते हैं, जैसे हमारी आंख अलग टाइप के ऊतक से बनी है, और बाकी शरीर भी ऐसे ही दो अलग ऊतकों से बना है। तो उस तरह से जब कई सारे ऊतक, सेम टाइप के ऊतक मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से पूरा शरीर, जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो धीरे धीरे डेवलप होता रहता है। लेकिन बनता आपको बेसिकली ध्यान रखनी होगी कि पूरा जो खेल है वो टिश्यू का ही है। जो जीवन है, ये जो जो छोटा सा सेल है, इसमें अभी आप देखेंगे कि ये सांस भी लेता है, इसमें एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, इसमें प्रोटीन भी बनते हैं, इसमें क्रोमोसोम भी होते हैं। यही हमारा जो है अगले जीवन में जो हमारे आनुवंशिक लक्षण जाते हैं, इसी में स्टोरेज होते हैं। अभी आप इसके बारे में बहुत कुछ देखेंगे, है तो छोटा ही लेकिन बहुत काम की चीज है। तो इस तरह से मानव शरीर बनता है। तो यानी कि सेल से ही ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। अभी इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप इसको एक बार ऐसे देख सकते हैं। तो और इसके बाद अब अगला कंसेप्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल कौन सा है। सबसे छोटा सेल और सबसे बड़ा सेल। सबसे बड़ा सेल मानवों में और सबसे बड़ा सेल जानवरों में, मतलब जानवर में और मानव में दोनों में डिफरेंट है, इसलिए हम पहले जानवर की बात करते हैं। सबसे बड़ा सेल ये होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच।
सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। एग ऑफ ऑस्ट्रिच। आप ये जो नारियल पानी पीते हैं, नारियल पानी को अगर सफेद कलर से पेंट कर दिया जाए, वो हरा वाला आवरण, तो उस आकार को आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, और वो जानवरों में सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। एग, जो ऑस्ट्रिच का एग है उसे हम क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ी कोशिका हो गई। और सबसे छोटी कोशिका, छोटी कोशिका होती है एक बैक्टीरिया, यानी कि माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्मा। चूंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों में माइकोप्लाज्मा ही आपको लिखना है, इसलिए मैंने इसका देवनागरी लिपि में लिख दिया, इंग्लिश वाला वर्ड ही। तो आपको ये समझना होगा, सबसे छोटी कोशिका ये एक, ये जो है तो सबसे छोटी बैक्टीरिया, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से ह्यूमन में कई, जैसे निमोनिया रोग, इस बैक्टीरिया की वजह से ये, और हाँ, इस बैक्टीरिया की एक इंटरेस्टेड बात बता दूं कि इसे बैक्टीरिया का जोकर कहा जाता है, क्योंकि ये बहरूपिया है थोड़ा। जोकर मतलब क्या, जोकर मतलब ये कि जो बहुत भेष बदलता हो, नाक पे कुछ लगा के आ गया, कान पे कुछ लगा के आ गया, तो इस तरह से ये जो बैक्टीरिया है ये थोड़ा बहुरूपिया टाइप का है, तो इसलिए बैक्टीरिया का जोकर भी इसको कहा जाता है। यानी सबसे छोटा सेल भी है, और इसे जोकर नाम भी दिया गया है। और इसके बारे में और आपको बता दूं कि इसकी वजह से कई, इस इस ये जो बैक्टीरिया है, इसकी वजह से कई रोग होते हैं, मनुष्य में भी, जीव जंतुओं में भी। मैं आपको बता दूं, चने के खेत में जो एक रोग होता है, एक वर्डी करके, वो रोग इसमें, बैगन में इसकी वजह से होते हैं, मटर में होते हैं, यानी भेड़ बकरियों में भी कुछ रोग इस बैक्टीरिया की वजह से हो जाते हैं। जो निमोनिया होता है एक प्रकार का, सारे निमोनिया नहीं, एक कोई एक्यूट निमोनिया करके एक है उस निमोनिया की वैरायटी में, तो उसमें कहीं एक रीजन ये भी, ये माइकोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया है, इसकी वजह से भी कभी कभी वो इन्फेक्शन होता है। तो मनुष्य में, फसलों में, और जीव जंतुओं में भी ये इस सबसे छोटे एक कोशिकीय जीव जो होता है, सबसे छोटी कोशिका जो है, एक कोशिकीय कोश बोलते हैं इसको, इसकी वजह, इस बैक्टीरिया की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, तो इससे जो है छोटा है बट है इंपॉर्टेंट। तो सबसे बड़ी कोशिका एगापोस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका। अब बात करते हैं मानव शरीर की, ये तो हो गया एनिमल्स, एनिमल की बात हो गई, एनिमल सेल में कौन सा बड़ा कौन छोटा। अब आ जाइए ह्यूमन सेल में, यानी कि मानव कोशिका में आ जाइए। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं, इस चैप्टर में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम फोकस करेंगे कि जिनका एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया हो, या पहले कभी पूछा गया हो, तो मेरा फोकस उस बात पे जरूर रहेगा कि जो पहले एग्जाम में पूछा गया है वो पॉइंट पॉइंट मिस ना हो, भले ही कोई हम जो है ज़्यादा थोड़ा पढ़ना पड़े, लेकिन हम कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में पूछा गया है, हर एग्जाम में कभी पहले आ चुका है, क्योंकि जो पहले आ चुका है वो दोबारा आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ह्यूमन सेल के बारे में बात करेंगे। मानव कोशिका का मतलब होता है कि जो ह्यूमन सेल है, अब सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी। जैसे आपने देखा होगा कि सबसे बड़ी कोई चीज बड़ी है, जैसे हमारा लाल किला बड़ा है, और कहते हैं ताजमहल काफी बड़ा बना है, तो इस तरह जो चीज संरचना है उनको हम सबसे बड़ी कहेंगे। जो सबसे छोटी है साइज में, उसको हम सबसे छोटी कहेंगे। लेकिन जो सबसे, जैसे कुतुब मीनार हुआ, या एफिल टावर हुआ, जो लंबा है, या बुर्ज खलीफा हुआ, तो हम यही कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे लंबा टावर, ये नहीं कहते दुनिया का सबसे बड़ा टावर, दुनिया का सबसे ऊंचा, या दुनिया का सबसे लंबा टावर बुर्ज खलीफा। तो अभी अभी आप ये समझो कि सबसे बड़ा और सबसे लंबा में अंतर है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ा वो जो चीज का क्षेत्रफल बड़ा हो, आकार बड़ा हो,
साइज में बड़ा हो। जैसे जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग है तो साइज उसका क्षेत्रफल बहुत दूर तक घेरा हुआ है, तो उस चीज को हम कह सकते हैं सबसे बड़ा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो लंबाई में ज्यादा है, भले वो चौड़ाई में बहुत कम हो, लंबाई में ज्यादा, तो हम कहेंगे उसको सबसे लंबा। तो अब इस कंसेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं। कैसे? मानव शरीर की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका, ये जो अ, अ, जो फीमेल, ये इसको जो अंडाणु बोलते हैं, जो फीमेल का वो जो होता है फीमेल ओवम करके जो होता है, वो जो है सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। फीमेल का जो ओवम, इसको अंडाणु बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन होता है, उसमें ये बनता है और ये रिलीज भी हो जाता है। एक एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ये रिलीज होता है, फीमेल्स में होता है। तो वो जो एग होता है, यानी अंडाणु जो होता है उसको बोलते हैं, वो जो है सबसे बड़ा सेल माना जाता है मानव में के अंदर, जो कि महिलाओं में पाया जाता है। और सबसे छोटी को सबसे छोटी कोशिका ये होती है पुरुषों के जो शुक्राणु पाए जाते हैं उसमें, मेल स्पर्म। तो जो मेल स्पर्म है, यानी इसको शुक्राणु कहते हैं। तो इसमें जो है ये सबसे छोटी कोशिका होती है। और इसमें एक आता है सबसे लंबी, सबसे लंबी। ये हमारे होते हैं सबसे लंबी कोशिका, ये होते हैं हमारे न्यूरॉन। न्यूरॉन मतलब का हिंदी मतलब अब आपको समझा दें, इसका मतलब होता है तंत्रिका तंत्र। यानी जो ये दिमाग में पाया जाता है, हमारे दिमाग माइंड में न्यूरॉन्स पाया जाता है, और उसका हिंदी में वो क्या मतलब होता है? तंत्रिका तंत्र भी उसको कहते हैं। तंत्रिका तंत्र। तो इस तरह से आपने देखा एनिमल सेल और फिर ह्यूमन सेल, और उनका जो है हमने डिस्कस किया कि कौन सबसे छोटी, ये एक तरह से ये फैक्ट है कि कौन सबसे बड़ी है कौन सबसे छोटी है। अच्छा, एक बात और आपको यहाँ पे बता दूं। फादर ऑफ जो थे साइटोलॉजी, आपने देखा कि फादर जो थे वो रॉबर्ट हुक थे। लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आता है, ये फैक्ट है इसलिए बता दे रहे हैं। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, मॉडर्न साइटोलॉजी, ये फादर ऑफ मॉडर्न मॉडर्न साइटोलॉजी के जो माने जाते हैं जनक, इनको सॉनसन नाम है इनका। स्वानसन, ये नाम आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी स्वानसन, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक, और एक और है जो इंडिया से रिलेटेड है, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। आई मीन जो इंडिया की तरफ से जो इंडिया में माने जाते हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी, या जो, तो वो फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, इंडियन साइटोलॉजी, ये है अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता के प्रोफेसर साइंटिस्ट हैं, एक तरह प्रोफेसर और साइंटिस्ट हैं।
और मैंने आपको एक वर्ड बताया था जो सबसे छोटी कोशिका थी, सबसे बड़ी कोशिका एग और ऑस्ट्रिच माइकोप्लाज्मा। इसकी वजह से गन्ने में, गन्ने में, कपास में, धनिया में भी, गन्ना, कपास, धनिया, धान, इन सब में कई प्रकार के रोग पाए जाते हैं। फिर मनुष्य में भी। ये सबसे छोटा जो मैंने बताया था, सबसे छोटी कोशिका जो है, इसकी वजह से मनुष्य में, और बकरी, भेड़, भेड़ में भी, भेड़ बकरियों में भी इसकी वजह से कुछ रोग पाए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आलू भी लिख देते हैं, आलू। चंदन, चंदन में एक स्पाइक रोग लगता है, स्पाइक रोग। तो वो रोग भी इसी के कारण, इस बैक्टीरिया के कारण लगता है, चंदन। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि एक सबसे छोटा जो बैक्टीरिया, जो हमारा एक एक सबसे छोटी कोशिका है, माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया है, उसकी वजह से कितने रोग के लिए जो जिम्मेदार है। ये जो हो लगे रहे, एक इलेक्ट्री के कारण होता है, ये भी एक मतलब इसी वैरायटी के माइकोप्लाज्मा के कारण ये रोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि बायोलॉजी क्या है, और एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी क्या है, और बायोलॉजी के जनक कौन है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने अभी तक हमने क्या किया, एक बार रिकैप करते हैं फास्ट, जल्दी से। बायोलॉजी किससे हमने शुरुआत की, बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जीवधारियों का, जीव का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ, जीव विज्ञान कहलाता है। उसके फादर अरस्तु। उसके बाद हमने जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, दो शाखाओं में बांट के इसका अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के फादर भी अरस्तु माने जाते हैं। जंतु विज्ञान की शुरुआत होती है एक सेल से, जो कि जो अपना काम खुद करता है, सेल। सारे काम सेल अपने खुद करता है, प्रजनन भी करता है, सांस भी लेता है, अपने आप को रिपेयर भी करता है, और प्रोडक्शन भी करता है। तो इस तरह से सेल ह्यूमन और पादप दोनों की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। और हमने पढ़ा कि सेल की खोज शुरुआत में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की शुरुआत की थी, उसकी खोज की थी। उसके बाद हॉक, एवियन हॉक करके आए। तो हॉक सर ने जीवित सेल की खोज की, जो कि एक बैक्टीरिया था। बैक्टीरिया की खोज की। बैक्टीरिया की खोज होने के बाद स्वानसन और स्नाइडर, स्नाइडर और स्वान आते हैं। स्नाइडर और स्वान दो अलग अलग वैज्ञानिक एक साथ आते हैं, और उन्होंने कोशिका के सिद्धांत की धारणा दी। कोशिका का सिद्धांत मतलब कि पुरानी कोशिका नई कोशिका का निर्माण करती है, और कोशिका विभाजन के थ्रू होता है। इस बात का नाम कोशिका विभाजन दिया, कि एक बड़ा सेल जब छोटे छोटे सेल और सेल आकार, अपने आकार में और अपनी उसमें संख्या में, प्रोडक्शन में वृद्धि करता है, तो उसे सेल डिवीजन का नाम दिया। और सेल डिवीजन के नाम देने के बाद हमने पढ़ा कि एक उनके फादर, फादर ऑफ, वो फादर तो हो गए रॉबर्ट हुक। उसके बाद मैंने मॉडर्न, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी का नाम पढ़ा हमने अभी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के स्वानसन थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, द सेला। सेला एक लैटिन वर्ड है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, सेला। सेला के बाद उन्होंने एवियन हॉक के बारे में हमने पढ़ा, उनके रिसर्च के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने बैक्टीरिया की खोज की, प्रोटोजोआ के बारे में बताया, आरबीसी के बारे में बताया, मेल स्पर्म के बारे में बताया कि वो सबसे छोटी कोशिका होती है। तो इस तरह से उनकी बहुत सारा योगदान माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में रहा है, हॉक सर का। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सेल की संरचना क्या होती है। सेल की संरचना, यानी कोशिका की जो संरचना होती है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना और मुख्य मुख्य भाग।
एवं मुख्य भाग। तो कोशिका की संरचना, कोशिका की कोई एक निश्चित संरचना नहीं है कि वो किस आकार में होगा। वो एक्चुअली हम इसके मुख्य भाग पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। अब हम इसके मुख्य भाग पे बात करते हैं। सबसे पहले होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इस चीज को हम ऐसे समझते हैं। सपोज हम जब कुछ सामान लेने जाते हैं, तो उसको जो दुकानदार हमें एक पॉलिथीन में पैक करके देता है, तो कहीं ना कहीं उस संरचना, जो हमारे सेल की संरचना है, वो कोशिका झिल्ली के अंदर ही पैक रहती है पूरी। कोशिका झिल्ली, ऐसे इसको समझ लेते हैं। ये हमारा एक सेल हो गया। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये जो ऊपर का वॉल है इसका, ये जो है, ये वॉल जो दिख रहा है आपको, यही है कोशिका झिल्ली अथवा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। तो सबसे ऊपर की जो हमारी परत होगी कोशिका झिल्ली, इसका काम इतना है कि ये सारे जो कोशिका के अंदर के सारे मटेरियल्स हैं, इनको समेट के रखता है। तो यानी कि कोशिका झिल्ली का काम क्या हुआ कि कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर जो भी और प्रोटीन, सारे लिक्विड, इन सबको एक इकट्ठा करके रखना। और ये जो है प्रोटीन से बना हुआ होता है। प्रोटीन से बना प्रोटीन से बना होता है। ठीक। तो यानी कि इस मेम्ब्रेन में जितने भी सारे पार्ट हैं, जैसे अभी आप हम पढ़ेंगे कि इसमें न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, बहुत सारी जो सारी चीजें हैं, वो सारा के सारा जो है हमारी कोशिका झिल्ली के अंदर समाहित होती है। इसके अलावा जो हम पादप कोशिका में पढ़ते हैं, यानी कि पादप कोशिका, तो उसके अंदर एक और बात होती है। इसके ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, एक जो है होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। जैसे अब हम इसका लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। जब हम पादप को देखते हैं, किसी पेड़ को देखते हैं, तो पेड़ के उसके ऊपर का जो आवरण देखते हैं, जैसे मनुष्य के का जो है, हम जो ढकते हैं अपने शरीर को, ये है सेलुलोज से बना हुआ, यानी कपड़े से ढक लेते हैं। बारिश हो रही है तो हम पॉलीथीन से ढक लेते हैं। लेकिन पेड़ क्या करता है? पेड़ तो निर्जीव है तो सजीव। पेड़ भी सेल से बना हुआ, जीवित सेल से बना हुआ है तो सजीव। वो सांस भी लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं, बस चल फिर नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं कि वो जो है, उनको एक आवरण दिया गया, क्योंकि वो ना हिल सकते हैं, ना आप खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, ना उनका हाथ पैर है, लेकिन है तो जीवित। क्योंकि ये लैब में साबित हो गया कि जब सेल जी रहा है, जब पादपों के यानी पेड़ पौधों के सेल जी रहे हैं, तो इसका मतलब पेड़ भी जी रहा है। लेकिन बस वो चल फिर नहीं सकता और किसी चीज का विरोध नहीं कर सकता। अगर आप उसे काट रहे हैं तो वो उसका भी विरोध नहीं कर सकता। इसके लिए उसे नेचुरली एक कवरेज मिला हुआ है, जिसको कहते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति, जो कि मनुष्य में नहीं होती लेकिन पेड़ पौधों में होती है। कोशिका जो हम उसके ऊपर एक छाल देखते हैं, पेड़ के ऊपर जो एक छाल देखते हैं हम लोग, वो जो छाल है उसका, उसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। वो सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज से बनी हुई इतनी चीजें हम उपयोग करते हैं, जैसे हम जो कपड़ा पहनते हैं, वो दरी जो बिछाते हैं वो, या जैसे हम नोट जिस पे ये पैसा हम जो इस्तेमाल करते हैं, वो ये सारे सेलुलोज के बने होते हैं। और सेलुलोज कहाँ पे पाया जाता है? ये सेलुलोज का बना, ये जो पेड़ की बाहरी आवरण होता है, ये सेलुलोज का बना होता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो इसका बाहरी आवरण, ये नेचुरल रूप से इसे एक कवरेज के रूप में मिला है, क्योंकि इसके पास ये चल फिर नहीं सकता और ना अपनी खुद की सुरक्षा कर सकता है, इसलिए नेचर से इसे एक और आवरण मिला हुआ है जिसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है, और इसकी रियल लाइफ में ह्यूमन में भी और पादपों में भी बहुत उपयोगिता है, जिसकी हम बात कर चुके हैं। तो अब इसके इसके अलावा एक अगला टर्म होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसमें एक अच्छा, इस चीज को हम याद करने के लिए इस फिगर से भी याद कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और जो ये है ये सेल वॉल। इसके ऊपर के आवरण को मैंने बताया था कि ये कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब इसी सेल के अंदर जो हमारा छोटा सा सेल है, इसी सेल के अंदर होता है माइटोकांड्रिया। जो ये माइटोकांड्रिया होता है, ये जो माइटोकांड्रिया होता है हमारा, इस माइटोकांड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, अथवा इंजन ऑफ सेल, एक और नाम इसका है इंजन ऑफ सेल। सपोज अब इसको, इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसका मेन मोटिव ये है कि ये इसमें जो है, इस जो नेचर की ये संरचना है, सेल, सेल के अंदर एक पाया जाता है माइटोकांड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। सपोज हम काम करते हैं, या हमारे शरीर का जो भी अंग ज्यादा काम कर रहा होता है, उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जब हम सांस लेते हैं, तो जो हमारी एक नेचुरल फिनोमेना है, हम ये समझते हैं कि सांस फेफड़े में जाता है। नहीं, सांस फेफड़े में तो जाता है, वो एक तरह से पानी के टंकी का काम करता है। जैसे हम पानी निकाल के सिर्फ पानी कलेक्ट कर लेते हैं टैंक में, वैसे ही जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में जाता है। फेफड़े से ये जो है हमारे जो ऑक्सीजन है, ये जिस जिस सेल को जितनी जरूरत है, ब्लड के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा उतनी पहुंचाई जाती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो माइटोकांड्रिया में, जहां पे जिस अंग से आप काम कर रहे हैं, सपोज अभी आप यहाँ पे हाथ से लिख रहे हैं तो हाथ को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, या आप कुछ बोल रहे हैं तो आपको बोलने में ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है बाकी अदर पार्ट के कंपेयर में। तो ये माइटोकांड्रिया का काम, माइटोकांड्रिया को जहाँ ज्यादा जरूरी पावर की जरूरत होती है, वहाँ ये हीमोग्लोबिन से उतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पा जाता है, और ये अपने अंदर एक ग्लूकोज का एक केमिकल प्रोसेस से ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये जो है एक वेब साइकिल होती है, वेब साइकिल से प्रोसेस करके एटीपी का निर्माण करता है और इसे ग्लूकोज मिलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है कि जब जितनी जरूरत पड़ती है एनर्जी की जिस पार्ट को, उस पार्ट में उतनी एनर्जी लेने, उतनी एनर्जी मैनेज करने का काम ये माइटोकांड्रिया करता है। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ सेल और इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं। इंजन ऑफ सेल क्योंकि ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे शरीर में सप्लाई की जाती है, और उसी से ऑक्सीजन लेकर यहाँ पे पावर का जनरेशन होता है, यानी कि एनर्जी मिलती रहती है। तो जिस पार्ट से आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी भी की जरूरत अगर पड़ जाती है, तब भी माइटोकांड्रिया वो मैनेज कर लेता है और उस हिसाब से वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लाकर अवेलेबल करा देता है, इसलिए इंसान थकता नहीं है और लगातार काम करता रहता है। तो ये इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब बात करते हैं वैक्यूओल्स, अगला पॉइंट है वैक्यूओल्स। इसको राजधानी भी कहते हैं।
जो हमारा सेल है उसके अंदर आपको मैंने बताया कि कोशिका सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, यानी कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि मनुष्य के सेल में पाई जाती है, हमारे सेल में। छोटे छोटे जो हमारे शरीर है उनमें हर एक सेल जो है कोशिका भित्ति के अंदर ही बधा हुआ है। उसके बाद हमने बताया पादपों में कोशिका भित्ति पाई, सेल मेम्ब्रेन, मनुष्य में सेल मेम्ब्रेन और पादपों में कोशिका भित्ति। तीसरी चीज मैंने आपको बताई माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल सेल का पावर हाउस होता है। जब इंसान थक जाता है तो जिस पार्ट से ज़्यादा काम कर रहा होता है वहाँ पे जब हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके फेफड़े से हर उस पार्ट को भेजी जाती है। तो जिस पार्ट से हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, फेफड़े से हीमोग्लोबिन के साथ उस जगह पे माइट्रोकांडिया के पास ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, और वो जिस पार्ट से आप काम कर रहे हो, मान लो आप किसी चीज़ पे जिस भी पार्ट से काम कर रहे हो उस पार्ट पे ज़्यादा एनर्जी जाती रहती है। तो इसलिए आप थकते नहीं हो, और माइट्रोकांडिया ये काम करता है, इसलिए माइट्रोकांडिया को इंजन ऑफ सेल भी कहते हैं, या पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में होता क्या है कि हमारे शरीर में 60% से ज़्यादा पानी भरा होता है, 60%। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई बॉडी में कुछ सुराख कर दें तो पानी निकलने लगे, ऐसा नहीं होता है। वो अर्ध अर्ध लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्मेशन में होता है, जिसके सेमी लिक्विड फॉर्मेशन में होता है। और ज़रूरत पड़ने पर यह जो है जैसे हम आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे शरीर में इतना परसेंट पानी है, तो 60% जो भी लिक्विड होता है द्रव के रूप में ये रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये सेमी सेमी ये द्रव युक्त एक गाढ़ा चिपचिपा लिक्विड होता है, जो कि ऐसा नहीं, ऐसे फॉर्मेट में नहीं होता कि वो बहने बहने लायक नहीं होता। ये एक झिल्ली के रूप में कोशिका द्रव्य और केंद्रक के बीच में स्थिर रहता है, और इसका जब पानी की जरूरत पड़ती है तो ये कोशिका को उसकी जरूरतें पूरी करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि लाइसोसोम। ये भी कोशिका में ही पाया जाने वाला एक लिक्विड होता है, एक तरह के ये प्रोटीन और एसिड होते हैं। सपोज कोशिका में कोई कोशिका का कोई पार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उस कोशिका, सपोज हमें कहीं चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद हम देखते हैं कि कोशिका जो है खुद का पुनर्निर्माण करती है। कोशिका के अंदर ये पावर है कि वो अपने जैसी सेल की निर्माण करती है। एक एक सेल से कई सारे सेल का निर्माण होता है। सपोज आपको किसी पार्ट में चोट लग जाती है, जब आपको चोट लग जाती है तो वो सेल, उस जगह के सेल डेड हो जाते हैं। तो डेड सेल को बाहर निकालने के लिए आप देखते होंगे कि जब आपके शरीर में कहीं चोट लगती है तो वहां पे निशान कुछ बन जाता है, या कभी काला हो जाता है, या कुछ और कलर का हो जाता है, मतलब वो डेड सेल हो जाती है। उसकी जो आकार होती है और उसका रंग होता है बाकी शरीर से अलग हो जाता है। तो आपको लगता है कि वो डेड सेल है। जब डेड सेल ऊपर दिखाई देती हैं जीवित सेल को, तो जीवित सेल का जो लाइसोसोम होता है, ये उन पे केमिकल, जो जो केमिकल होता है अपने एक उसका केमिकल जो सेल के अंदर ही पाया जाता है, लाइसोसोम वो केमिकल थोड़ा सा रिलीज कर देता है। तो वो केमिकल रिलीज होने से जो डेड सेल हैं वो पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो एक तरह से जो सेल होता है वो खुद को मैनेज करने की भी प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि खुद को मेंटेन करता है। अगर डेड सेल है तो उसको निकाल के बाहर करता है, अगर रिपेयर होने लायक है तो सेल वो रिपेयर हो जाता है। और दूसरी बात ये कि एक सेल कई सेल को प्रोड्यूस कर सकता है, यानी सेल प्रजनन भी करता है, इसको डिवीजन ऑफ सेल बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल खुद को मारने की भी क्षमता है सेल में, अगर खुद को। और इसी क्षमता के कारण इसे लाइसोसोम को अ, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली। इस बात को एक और तरीके से समझते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी भी सेल में कोई सेल है जो कि काम प्रॉपरली नहीं कर रहा है, उसको उसके पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, उसे चोट लग गई है, वो डैमेज हो गई है, उसमें कोई टूट फूट हो गई है, अगर मरम्मत हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो लाइसोसोम उसे मार देता है और उसे शरीर से बाहर कर देता है। इसलिए हम देखते हैं चोट लगने के बाद धीरे धीरे वो निशान जगह अपने आप सही हो जाती है, क्योंकि ये सेल की प्रॉपर्टी है कि वो खुद को रीजनरेट करता है और जो डेड सेल हैं उनको शरीर से बाहर कर देता है। अगर मान लीजिए किसी अच्छे फंक्शनल सेल में ही कोई प्रॉब्लम आ गई और वो उसका माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, या किसी और प्रकार की कोई समस्या आ गई है, तो ये जो लाइसोसोम है ये खुद के से लिक्विड रिलीज करता है और उस सेल को ही मार देता है जिसमें वो खुद है। इस तरह से इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। इस लाइसोसोम की जो थैली है उस सेल के अंदर जो पाया जाता है, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में एटम भी पूछ लेते हैं कि सेल का जो एटम बम होता है वो क्या होता है, तो सेल के अंदर जो एटम बम होता है वो लाइसोसोम होता है।
अच्छा, इसी कड़ी में एक थोड़ा अलग है, बट नाम है पुरकिंजे, वैज्ञानिक का नाम है पुरकिंजे, जिन्होंने जीवन का जो भौतिक आधार माना है उससे जीव द्रव्य का नाम दिया है उन्होंने। तो पुरकिंजे एक का जीवन का भौतिक आधार का जो कंसेप्ट है यही इंपॉर्टेंट है। वो एग्जाम में भी पूछते हैं कि जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को किसने माना है। तो जीवन का भौतिक आधार जीव जीव द्रव्य को एक नाम है पुरकिंजे। ये साइंटिस्ट का नाम है पुरकिंजे। क्योंकि बायोलॉजी की पहली क्लास में हम ज़्यादातर फैक्ट ही पढ़ते हैं, तो इसलिए जो भी फैक्ट है उसको अभी बता दिया जा रहा है, ताकि जो कंसेप्ट हो उसे हम बाद में फिर कंसेप्ट के रूप में समझें, फिर फैक्ट की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे पुरकिंजे थे जिन्होंने जीव द्रव्य को जीव जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना है। जीवन का आधार। तो एक फैक्ट के रूप में इसे याद रखना सही सही रहता है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार पुरकिंजे ने माना है। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसी लाइसोसोम हो गई। सबसे पहले मैंने बात की झिल्ली कोशिका झिल्ली की, उसके बाद कोशिका भित्ति की, माइटोकांड्रिया की, फिर लाइसोसोम की। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे होता है, वो है क्रोमोसोम और डीएनए। क्रोमोसोम के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें। क्रोमोसोम होता है कि जब अ, ये हमें पेरेंट्स से मिलता है। सबसे बड़ी बात, जो हमारी सेल होती है, हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम अथवा डीएनए के रूप में रहता है। तो 40% डीएनए और 60% न्यूक्लिक एसिड के रूप में ये हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं बॉडी के अंदर। तो एक तरह से जो डीएनए होता है वो हमारा प्रोटीन ही होता है। तो 40% डीएनए आप मान सकते हैं उसको, और 60% के आसपास प्रोटीन, ये मिलाकर हमारे क्रोमोसोम के निर्माण होता है। और हम देखेंगे तो ये एक धीरे धीरे सेल के अंदर, जब सेल काफ़ी पुराना होता जाता है तो धागे युक्त संरचना आ जाती है उसमें। तो जो धागे युक्त इस टाइप की संरचना आ जाती है, इस टाइप की संरचना एक बन जाती है। इसके जो यहाँ पे जो दीवार धागे पर एक संरचना एक लिपटी हुई रहती है, उसे उसे बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में 23 जोड़ी। ये जोड़े में ही अक्सर रहते हैं, 2n के फॉर्मेट में। 2n के फॉर्मेट में रहते हैं। यन यहाँ पे मनुष्यों में जो है 23 जोड़ी होता है। इसे गुणसूत्र भी कहते हैं, क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहते हैं। तो ये बेसिकली डीएनए ही होते हैं। अगर हमें ये जानना है कि एक तरह से अगली पीढ़ी जो हमारी अगली पीढ़ी में मैटर जाता है, पिछली पीढ़ी से जो इन्फॉर्मेशन जाती है, सूचना जाती है, जैसे आप देखते होंगे कि माता पिता के गुण बच्चों में दिखाई देते हैं। तो ये बेसिकली क्रोमोसोम के कारण होता है। क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं 23 जोड़ी मनुष्य में होता है, जिसमें से 22 जोड़ी तो सेम टू सेम बच्चों में चला जाता है। 23वां जोड़ा डिसाइड करता है कि वो बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगी। क्योंकि 23 जोड़ी होते हैं मनुष्य में क्रोमोसोम, 23 जोड़े। अब अगर 23 जोड़े की बात बात करें तो इसमें से 22 जोड़े तो सेम टू सेम जो होते हैं वो बच्चे में चले जाते हैं। 22 जोड़े सब में समान होते हैं। तो 22 जोड़े तो सेम टू सेम बेबी में रहेगा ही रहेगा, यानी कि माँ बाप के गुण, ये जो 22 जोड़े हैं ये तो उसमें रहेंगे ही रहेंगे। 23वां जोड़ा है, उसको कहते हैं सेक्स निर्धारण हार्मोन्स। सेक्स निर्धारण मतलब सेक्स निर्धारण गुणसूत्र। यानी कि जो 23वां जोड़ा होता है वो पुरुष में होता है XY, और महिला में होता है XX। अब यहीं से बेबी का लिंग का निर्धारण भी होगा। बेबी लड़का होगा या लड़की होगी, यहीं से पता चलता है। अगर पिता से उसे एक्स मिला और माँ से भी एक्स मिला तो ये होगा लड़की, तो ये लड़की होगी। अगर पिता से वाई गुणसूत्र मिलता है और माँ से एक्स गुणसूत्र मिलता है तो ये होगा बॉय, बेबी बॉय, और ये होगा गर्ल। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्रोमोसोम्स का 23वां जोड़ा होता है उससे लिंग निर्धारण होता है बच्चे का। और बाकी 22 जोड़े जो होते हैं वो आनुवंशिक गुणों को हमारी अगली पीढ़ी में ले जाते हैं। आनुवंशिक जेनेटिकली जो होता है, जेनेटिक जो होता है, जेनेटिक मैटर कह लो इसको या जेनेटिक कंटेंट कह लो। एक तरह से जो पेरेंट्स के हमारे गुण होते हैं वो 22 जोड़े, ये जो 22 जोड़े हैं
ये सेम टू सेम माँ बाप के हमारे लक्षण अगली जनरेशन में डाल देते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है ये बस ये डिसाइड करता है कि वो लड़का होगा कि लड़की होगी। क्योंकि अच्छा, अगर किसी पुरुष या महिला को बार बार लड़का या लड़की हो रहे हैं, उसे पुत्र मान लीजिए नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार मेल होता है, यानी कि पुरुष होता है। क्योंकि महिला में एक्स एक्स पाए जाते हैं, पुरुष में ही जो होता है ये लिंग निर्धारण का, जो बॉय का लिंग निर्धारण का हार्मोन होता है वो यही वाई है, जो कि केवल पुरुषों में पाया जाता है। अगर पुरुष से किसी पुरुष से महिला में वाई जाएगा तभी उसे बॉय लड़का होगा, नहीं तो लड़की ही होगी। क्योंकि यहाँ पे जो महिला का जो 23वां जोड़ा है उसमें तो केवल एक्स एक्स ही है। तो इसलिए कभी भी किसी महिला को बार बार उससे बेटी हो रही है तो किसी महिला को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि इसके लिए तो पुरुष खुद जिम्मेदार है। पुरुष भी नहीं जिम्मेदार है, लेकिन बायोलॉजिकली अगर ये जिम्मेदारी किसी को दी मिली है नेचर की तरफ से, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी पुरुष की ही है। क्योंकि ये वाई गुणसूत्र जो है ये पुरुष में है, इसीलिए कभी भी किसी महिला को कन्या अगर बार बार हो रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कुछ भी हो सकता है बाय नेचर, बट अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए अगर बार बार लड़की हो रही है, तो उसके लिए ये वाई गुणसूत्र को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाना चाहिए। तो इसलिए जो कि पुरुष में पाया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ समझने लायक है। तो और दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होती है कि ये सारे चीजें जो आप ये देख रहे हैं 23 जोड़े, ये मनुष्य के जितने सेल हैं, जो एक कोशिका है उसके अंदर ये सारी कहानियां पाई जा रही हैं। झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकांडिया, लाइसोसोम्स, और ये जो डीएन गुणसूत्र है हमारे यानी क्रोमोसोम्स, ये भी उसी के अंदर ही पाए जा रहे हैं। यानी कि एक कोशिका के अंदर ही, ये कोशिका के अंदर ही की ही कहानी अभी चल रही है। तो इस चीज को एक बार फिर से रिकैप करते हैं। मनुष्य के अंदर 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 पाए जाते हैं। यानी एक सेल के अंदर ही, इसी सेल के अंदर ही ये सारे 23 जोड़े और डीएनए डीएनए ये शामिल होते हैं। डीएनए जो कि यही जो है हमारे आनुवंशिक मटेरियल को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए सहायक होते हैं। और ये जो बॉय और गर्ल्स का जो कंसेप्ट है वो भी इसी की वजह से ही होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि डीएनए क्या होता है। डीएनए फुल फॉर्म लिख देते हैं इसका। ये एक तरह से नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजेनियस बेस होते हैं जो कि प्रोटीन से बने होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड, साइटोसिन। साइटोसिन ये एक तरह का बॉन्ड होता है जो कि धागा आधारित संरचना में पाया जाता है। डीएनए इससे जो है एक तरह से जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक तरह से प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये जो है हमारे, ये भी सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं, और ये प्रोटीन युक्त होते हैं। इनकी जो संरचना होती है हाइड्रोजन बॉन्ड पे होती है। जो है एडिनिन, थायमिन और साइटोनिन साइटोनिन इसके अंदर पाए जाते हैं। ये इनका बॉन्ड होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुणसूत्र जब कोशिका विभाजन के समय ही विजिबल होते हैं। द क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली एट टाइम ऑफ द डिवीजन ऑफ द सेल।
तो सेल डिवीजन के टाइम पे ही क्रोमोसोम दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा ये दिखाई नहीं पड़ते। सर थोड़ा इस रोक दीजिए। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगली क्लास कल होगी, फिर उसके आगे डिस्कस करेंगे।